मैं तो इतना दुखी हूँ सच्चे मानों में। और कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि आज का दिन मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन मैं अब यही कहता हूँ कि जो लोग अगर मुझसे कोई समझते हैं कि मैं उनके लिए कोई रुकावट हूँ या उनके लिए कोई नाखुशी का बायस हूँ, तो मुझे बिल्कुल हलाक कर दें। कश्मीर में जो है, मोदी ने जो कब्जा किया हुआ है, मोदी की हुकूमत इस किस्म की हरकतें नहीं कर रही जो आज मेरे मुल्क में हो रही हैं। किसे तो गुस्सा है मैं इस तो अब बात का इंतजार कर रहा हूं। मैं सर? सौराब आज इंतजार कर रहा हूं कि अल्लाह ताला मुझे उठा लो। मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि मैं इस किस्म की तस्वर ही नहीं कर सकता था कि मेरे मुल्क के साथ ये हो जाएगा। ये देखिए बदकिस्मती कि आज उस भुट्टो ने जिसने पाकिस्तान तोड़ा था, उसने याहिया को काबू किया। याहिया बहुत काबिल जर्नैल था, मैं बताऊं, क्योंकि उसको सिर्फ शराब के नशे की वजह से उसमें हो गई। अगर वो शराब का नशा ना करता तो 65 में हम कश्मीर ले चुके थे। छंब जौड़िया के सेक्टर पर एक जर्नैल था, मुझे नाम नहीं याद उसका, उसने वो सेक्टर पर बड़ी कामयाबियां हासिल की। और जब वो कामयाबियां हासिल की, सिर्फ 10-12 घंटे बाद हमने कश्मीर पे देना था, तो अमेरिका का जो सफीर था, उनका नुमाइंदा, जो पॉलिटिकल काउंसलर, उसने आके फॉरेन ऑफिस ये कहा था कि जिस स्पीड से तुम लोग कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हो, तुम तो एक हफ्ते में दिल्ली पहुंच जाओगे। इतना कहा जा रहा है ना कि जी जिना हाउस तबाह हो गया। जी। अरे भाई, जिना हाउस तबाह वाकई बहुत ज्यादती की है जिसने भी किया है, मगर हम सबको पता है जिना का मुल्क है ये जिसमें हम रह रहे हैं, जिसने हमें आजादी दी थी। और हमने उस जिना के मुल्क को आज से 1971 में पहले तोड़ा। आधे आधा मुल्क जो असली पाकिस्तान था वो हमसे अलग हो गया, और अब जो रह गया उसको मिलिया मेट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। शमशाद अहमद खान साहब एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। शमशाद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद साहब, पाकिस्तान में जितना खौफ है, जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, इंसानी हुकूक तो नजर नहीं आ रहे। बतौर एक पाकिस्तान के दानिश्वर के तौर पर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया हुआ है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसमें? मैं तो इतना दुखी हूँ सच्चे मानों में। और मैं कई मर्तबा उस दुख का इजहार भी कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी गुजारी थी अपने इस मुल्क को, आज़ाद मुल्क को स्ट्रेंथन करने के लिए, दुनिया में एक मुकाम दिलाने के लिए। और कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि आज का दिन मुझे देखना पड़ेगा। और सच्ची बात यह है कि मैं जितनी जल्दी इस दुनिया से चला जाऊं, अब तो बस सिर्फ मैं दुआ खुदा से करता हूं, क्योंकि मैं खुदकुशी का तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं अब यही कहता हूं कि जो लोग अगर मुझसे कोई समझते हैं कि मैं उनके लिए कोई रुकावट हूं या उनके लिए कोई नाखुशी का बायस हूं, तो मुझे बिल्कुल हलाक कर दें, खत्म कर दें। क्योंकि अब मुझे मैं इस मुल्क में नहीं रह सकता जिसमें मकबूजा मुल्क का एक कॉन्सेप्ट पैदा हो चुका हो। आजाद मुल्क नहीं रहा ये। पहले भी ये था कि मैंने कभी अमेरिका की हुक्मरानियत जो होती थी हमारी सॉवरेंटी पर, वो कभी तस्लीम नहीं की, बल्कि इस मुल्क को मैंने हमेशा खड़ा किया। प्राइम मिनिस्टर को टांगे खड़ी की थी नवाज शरीफ को, और मुझे खुशी है नवाज शरीफ ने हमेशा मेरी बात मानी। और वो उनके 95% जो वजीर होते थे, वो कहते थे कि मियाँ साहब ना टेस्ट करना, मर जावांगे। अमेरिका ने जब हमें धमकी दे दी थी कि इंडिया बड़ा गंदा बच्चा है और तुम गंदे बच्चे ना बनना, तुम ना टेस्ट करना। खैर, नवाज शरीफ ने टेस्ट किए, तारीख में मैंने उसको मुकाम दिलाया, उसको क्रेडिट जाएगा, क्योंकि असल तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भुट्टो ने शुरू किया था। सही मानों में वो है हमारा आर्किटेक्ट सियासी सतह पर। लेकिन जो दुनिया में एक हमारी जो कैपेबिलिटी थी, जो डेमोन्स्ट्रेट की थी, उसका क्रेडिट नवाज शरीफ को जाना चाहिए, जा रहा है। क्योंकि टेस्ट करने प्राइम मिनिस्टर तो वही था, जो चीफ एग्जेक्टिव होता है, उसने फैसला किया। और इस तरीके से, और मैं बताऊं कि जब मई में हमने टेस्ट किए, दिसंबर 1998 में क्लिंटन ने नवाज शरीफ को दावत पे बुलाया, अमेरिका, वॉशिंगटन। और मुझे अब तक याद है कि उस जहाज में मैं नवाज शरीफ को रट्टे लगवा रहा था, उसने क्या क्या बातें करनी हैं। तो इतने में शबाज शरीफ आते हैं कि सेक्रेटरी साहब मेरी बात सुने आप। तो मैं वो नवाज शरीफ के साथ उसको तैयारी करवा रहा था, जहाज पर की फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे कहते हैं कि सेक्रेटरी साहब,
ओवल ऑफिस में कितनी सीटें होगी? मैंने कहा जी 5 उनकी 5 हमारी, छोटा सा कमरा है। कहते नहीं, हमारे तो बंदे के मैं भी जाना है, साहबदार ने भी जाना है, सरताज जी ने भी जाना है। यानी वो 7 बन जाते थे अगर सफीर और मैं शामिल हो जाते। तो मैंने कहा जी कि कहते कि नहीं वो सफीर कट दो सी, सफीर रियाज खो करता। तो मैंने कहा जी सफीर तो जाएगा हर हालत में, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक हमारा ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका में। तो लेकिन मैं निकल जाता हूँ। तो खैर वो जब ये मैंने ऑफर कर दी कि मैं निकल जाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा, हालांकि मेरा काम होता था नवाज शरीफ के हमेशा राइट पे बैठता था, ताकि मैं उसको वो जो कार्ड्स होते हैं वो दिया करता था। मैं उर्दू में लिखते थे मार्कर से, और वो फिर अंग्रेजी में उसको बना के बात कर लेता था। उसकी सारी टेलीफोन कॉल्स इस तरीके से मैंने कंट्रोल मैनेज की थी, क्लिंटन के साथ, टोनी ब्लेयर के साथ। और ये गुफ्तगू के सारे पॉइंट्स में रट्टे लगवाता था। तो उस वक्त जब हम वॉशिंगटन आए, अब आपको मैं बता रहा हूं कि हम ब्लेयर हाउस में हमें ले जाया गया। तो वहां पे फिर जो है अपना क्लिंटन ने जब ये मीटिंग शुरू होने से पहले नवाज शरीफ को ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर, had I been in your place I would have done exactly the same thing। यानी देखिए में वो होता दुश्मन जी जी, वो यानी कि चाहते थे कि टेस्ट नहीं करना, लेकिन क्रेडिट दिया। अब मैं आ रहा हूं आज के हालात पर। आज के हालात आज वो पाकिस्तान नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान रहा ही नहीं है, कायदे आजम का पाकिस्तान। एक नुकता इतना कहा जा रहा है ना कि जी जिन्ना हाउस तबाह हो गया। जी अरे भाई जिन्ना हाउस तबाह वाकई बहुत ज्यादती की है जिसने भी किया है। मैं कहता हूं जितनी भी मजम्मत की जा सके करनी चाहिए, लेकिन उसको लोग नहीं जानते थे कि जिन्ना हाउस है ज्यादातर। मगर हम सबको पता है जिन्ना का मुल्क है ये जिसमें हम रह रहे हैं, जिसने हमें आजादी दी थी। और हमने उस जिन्ना के मुल्क को आज से 1971 में पहले तोड़ा। आधे आधा मुल्क जो असली पाकिस्तान था वो हमसे अलग हो गया, और अब जो रह गया उसको मिलियमेट कर दिया। यानी वो आजादी का तस्वर ही खत्म हो चुका है। आज हम उसी ताकत, उसी बड़ी ताकत के खादम बन चुके हैं, और अभी भी वो नहीं देगा। मुझे याद है कि जब 98 में भी हमने धमाके करने थे, हमें कहा था तुम्हें आईएमएफ नहीं मिलेगा। आईएमएफ उस वक्त भी चक्कर चल रहा था। ये नवाज शरीफों का एक तोहफा है जो हमेशा से अमेरिका ने दिया हुआ है इसको। तो उस वक्त भी ये बात थी। लेकिन मुझे याद है कि 98 के जून या जुलाई में मैं वाशिंगटन गया, इन लोगों से बातचीत की। उस वक्त आईएमएफ हम लोग फॉरेन ऑफिस वाले कंट्रोल किया करते थे, और मैंने मांग अप्रूव करवा लिया था सारी चीजें। मगर इसने ये किया, इन्होंने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स बंद कर दिए वह उस वक्त जो था। और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान फिर एक मुसीबत में चला गया। आज बिल्कुल वही चीजें हो रही हैं, साहब साहब वही, और बल्कि आज वो 1971 वाला ड्रामा चल रहा है। आज जिस जिस उस जगह वक्त जिस में आप बैठे हुए हैं सर, पंजाब में, सर वहां पर खवातीन की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल कर दिया गया है। आज खवातीन को मैं कहता हूँ दिखाया जा रहा है। बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत ही नाकाबिले, मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे मुल्क के साथ ये होगा। बल्कि आज ही किसी ने मुझे वो हैं अपने सलमान गनी साहब, उन्होंने मुझे अपना एक ट्वीट भिजवाया ये आज कोई वहाँ G20 के हवाले से। तो मैंने उनको जवाब दिया है। जी मैंने कहा कि और उन्होंने उस जगह भिजवाया है जो एक कॉन्फ्रेंस मैंने करवाई थी 2020 में कश्मीर पर। और उस वहां पे मैंने एक स्टेज पर कुर्सी रखी थी कश्मीरियों के भी, चीफ गेस्ट हमारे लिए कश्मीरी अवाम हैं। तो वहां सीट रखी थी, खाली सीट। तो उसी की तस्वीर पर सलमान गनी ने आज मुझे मैसेज भेजा। यानी अपना क्रेडिट, बड़े जबरदस्त तोहफा के आज बहुत बड़ी अचीवमेंट कोई हो रही है कश्मीर, यानी पाकिस्तान में यौम स्याम मनाया जा रहा है। कश्मीर में G20 की वो मीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है। तो मैंने फिर उनको जवाब दिया कि ये तो लानत तो हमारे मुंह, पाकिस्तान के मुंह पर उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारा वजीर खारजा इंडिया गोवा में तफरी के लिए चला गया था। कतई नजर इसके कि मोदी ने 2016 से पाकिस्तान में सार्क की समिट जो हमने होस्ट करनी थी वो नहीं होस्ट होने दी है। और बदकिस्मती आज अगर तुर्की और सऊदी अरब वो ये फैसला करते हैं कि वो G20 की मीटिंग वहां अटेंड नहीं करेंगे, तो ये कोई डिप्लोमेटिक अचीवमेंट नहीं है। ये वो आपको बता रहे हैं आपके दोस्त कि तुम कैसे मुल्क हो।
अपने मुफादा, अपनी डिग्निटी का ख्याल नहीं करते, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करते। तुम्हारा वजीर खारजा इधर उधर भीख मांगता फिर रहा है, बगल के एक पेनी उसको नहीं मिली अभी तक। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये देखो इंडिया में देखो ये हो रहा है तुम्हारे, उसके बावजूद आज श्रीनगर में ये G20 की मीटिंग कर रहे हैं। वो जो अगर चीन या सऊदी अरब आएंगे जरूर, वो नीचे के लेवल पे आएंगे। ये अभी मुझे नहीं पता कि क्या खबर है, ये आपको बेहतर पता होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये G20 की मीटिंग हमारे लिए एक अलमिया है कि वो कश्मीर, मैंने जो सोचा था ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज बदकिस्मती से पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से भी बदतर बन चुका है। आज यहाँ पर जिस तरह जो आपने कहा अभी, औरतों, मैं कहता हूं औरतों, मासूम बच्चियों, छोटे बच्चों, और जो जिस तरह बड़े लोगों की, उम्र रसीदा लोगों की साथ जुल्म हो रहा है, मैं नहीं कभी सोच सकता था कि ये पाकिस्तान में होगा, ये किसी फाशिस्ट ममलकत में नहीं होगा। मोदी ने ये बातें करता। कश्मीर में जो है मोदी ने जो कब्जा किया हुआ है, मोदी की हुकूमत इस किस्म की हरकतें नहीं कर रही जो आज मेरे मुल्क में हो रही हैं। किससे तो गुस्सा मैं तो अब एक्चुअली इंतजार कर रहा हूं, मैं सर? सौराब आज इंतजार कर रहा हूं कि अल्लाह ताला मुझे उठा लो। मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि मैं इस किस्म की तसव्वुर ही नहीं कर सकता था कि मेरे मुल्क के साथ ये हो जाएगा। और फिर आज से 5 साल पहले या 8 साल, 2015 में जब ये APS के बाद ये बड़ा तरीका वो हुआ था, वो एक प्लानिंग नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। और मैंने उस वक्त ही आर्टिकल एक लिखा था कि ये सियासतदानों की ख्वाहिश है और हर मुमकिन कोशिश है कि वो फौज पर अपनी बर्तरी इम्पोज कर दे। और मैं हमेशा फौज का हमेशा सपोर्टर रहा हूं, क्योंकि मेरे अब भी मौजूदा जो कुछ भी ज्यादती फौज कर रही है, उसके बावजूद मैं कहता हूं इस फौज को, मुल्क को बचाएगी भी फौज ही, क्योंकि ये सियासतदान तो मसला है, फौज मसला नहीं है, सियासतदान मसला है। यही सियासतदान है जिन्होंने अपने चालें चल चल कर ये सारा खेल खेल के फौज को पुलिस बना दिया है, और फौज के चीफ को IG पुलिस बना दिया। और मुझे बड़ी शर्म आई, ये सैटरडे वाले दिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो कुर्बान लाइंस में फिर रहा था, IG का काम करता फिर रहा था। यार मैं खुदा का खौफ करता हूं, मैं इस इज्जत फौज की हमेशा उसके लिए मैं लड़ता रहा सियासतदानों के साथ, और ये देखना था मुझे ये दिन। तो बहरहाल मैं अब कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, बस यही है। शमशाद साहब, अब इसके ऊपर हम भी क्या बात करें? एक लास्ट कमेंट सर बराए मेहरबानी कर दीजिएगा। इमरान खान को कॉर्नर कर दिया गया है, उसकी पार्टी ब्लीड कर रही है, लोग धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं, जमान पार्क का मुकम्मल मुहासरा है। इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहा होगा, किस फ्रेम ऑफ माइंड में होगा? योर लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए बात यह है कि मुझे कोई हैरत नहीं हो रही जो इमरान के साथी कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते जिस किस्म का जुल्म उन पर हो रहा है, छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन मैं अगले रोज एक वीडियो लॉग देख रहा था, जो इमरान खान का सिक्योरिटी अफसर था, कोई मेजर रिटायर्ड, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो देख के मुझे बहुत शर्म आई कि किस किस्म के लोग इमरान खान की जिंदगी की सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। यानी जो इतने बिट्रेयल जिस बंदे में आ जाए कि जो उसके साथ सारी जिंदगी उसकी हिफाजत के लिए लगा हुआ था, आज उसके खिलाफ बातें कर रहा है। वो कह रहा है इमरान ने ये गलती की, ये गलती की। तो बहरहाल वो तो किस्सा और है। मैं सिर्फ आपके सवाल के जवाब में ये कहना चाहता हूँ, मैंने इमरान खान को कभी एक फर्द नहीं समझा। मैंने पहले भी शायद कई दफा ये बात मैं कर चुका हूं कि मेरे लिए, मैं इमरान को कभी मिला भी नहीं था। सिर्फ एक सेमिनार इस्लामाबाद में बार काउंसिल ने कन्वीन किया था, तो उन लोगों ने मुझे दावत दी थी, तो वहां मुलाकात हुई थी। लेकिन यह है कि मैं इमरान को फर्द नहीं समझता। वो एक फिनोमिनन है, एक सोच है, एक विजन है, एक माइंडसेट है। वो कभी खत्म नहीं हो सकती। इंसान इंसान का वजूद खत्म हो जाएगा। देखिए वो जो थी ना मंडेला, नेल्सन मंडेला, वो भी एक सोच थी। वो 30 साल कैद में रहा, लेकिन उसको नहीं खत्म कर सके। इसी तरह और भी तुर्की में भी ऐसे लोग हैं। तो मकसद मेरा कहने का है, भुट्टो को क्या मार दिया इन्होंने? भुट्टो को फांसी तो फौजी ने दी थी, लेकिन असल मारने वाला जो था वो जो था, उसको क्या, भुट्टो भुट्टो को नहीं मारा, जियाउल हक ने जब फांसी दी थी। तो मतलब है कि हालात देख लीजिए किस किस्म के उस जमाने में थे।
और आज पाकिस्तान भी भुट्टो के नाम पर ही सियासत की जा रही है। बस हाँ वही चीज है। ये देखिए बदकिस्मती कि आज उस भुट्टो ने जिसने पाकिस्तान तोड़ा था, उसने याहिया को काबू किया। याहिया बहुत काबिल जर्नैल था, मैं बताऊं, क्योंकि उसको सिर्फ शराब के नशे की वजह से उसमें हो गई। अगर वो शराब का नशा ना करता तो 65 में हम कश्मीर ले चुके थे। छंब जौड़िया के सेक्टर पर एक जर्नैल था, मुझे नाम नहीं याद उसका, उसने वो सेक्टर पर बड़ी कामयाबियां हासिल की। और जब वो कामयाबियां हासिल की, सिर्फ 10-12 घंटे बाद हमने कश्मीर पे देना था, तो अमेरिका का जो सफीर था, उनका नुमाइंदा, जो पॉलिटिकल काउंसलर, उसने आगे फॉरेन ऑफिस ये कहा था कि जिस स्पीड से तुम लोग कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हो, तुम तो एक हफ्ते में दिल्ली पहुंच जाओगे। और साथ ही उसने कहा स्टॉप इट, स्टॉप, हम कभी वी वोंट लेट दिस हैपन। यानी बड़े सीरियस गुस्से में उस अमेरिकी ने कहा। जब ये पैगाम अयूब खान को पता चला, तो रात के अंधेरे में जो कमांडर जो इतनी तेजी से बढ़ रहा था, उसको बदल दिया गया। उसकी जगह याहिया खान, ये याहिया खान का कारनामा था कि हमने कश्मीर जो जीत रहे थे वो हार दिया। तो हम अब ये बात मैं कर रहा हूं कि फौजी जो है वो किसी खास टेम्परामेंट की वजह से, जिस तरह बाजवा था, उसने जो पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया है, मैं समझता हूँ 71 में याहिया ने इतना नहीं पहुंचाया था, क्योंकि उस वक्त याहिया और भुट्टो मिलके उन्होंने आधा पाकिस्तान काटा था। और आज हमारा जो सारा पाकिस्तान है उसमें आग लगी हुई है। लोगों में एक ऐसी बेचैनी आ गई है, वो समझ नहीं रहे हैं कि इस मुल्क को क्या हो गया है। और बदकिस्मती ये है कि फौज को, पुलिस और आर्मी चीफ को आईजी पुलिस बनाकर इस मुल्क का मुस्तकबिल वैसे भी गैर वो शमशाद कर अहमद दिया। खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर शॉर्ट टाइम सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।